सो हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम अंजलि कुमारी है एंड लास्ट क्लास में हमने लाइट के बारे में पढ़ा था एंड हमने कंक्लूड किया था कि लाइट के पास डुअल नेचर होता है, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। एंड मैंने सारा का सारा एक्सप्लेन किया था कि वेव नेचर कहाँ कहाँ यूज होता है, पार्टिकल नेचर कहाँ कहाँ यूज होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। आज की क्लास में हम जानेंगे सोर्सेस ऑफ लाइट एंड मीडियम्स के बारे में पढ़ेंगे। सो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं एंड हमारा टॉपिक है सोर्स ऑफ लाइट। लाइट के सोर्सेस क्या है, लाइट हमें कहाँ कहाँ से मिलती है उसके बारे में हम जानेंगे। तो अ बॉडी विच एमिट्स लाइट इन ऑल डायरेक्शन इज सेड टू बी सोर्स ऑफ लाइट। कोई भी बॉडी जो अपने सारे डायरेक्शन में लाइट को एमिट कर सकती है उसको सोर्स ऑफ लाइट कहा जाता है। एंड जैसे ही मैं ये लाइन बोलती हूँ कि कोई भी बॉडी लाइट अपने चारों डायरेक्शन में लाइट एनर्जी को एमिट कर सकती है, तो हमारे दिमाग में पहला एग्जाम्पल क्या आता है? कौन सी चीज है जिसे हम कह सकते हैं सोर्स ऑफ लाइट? हमारी अर्थ पर हमारे दिमाग में जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल आता है वो है सन। करेक्ट। सन सोर्स ऑफ लाइट है बिकॉज वो अपनी चारों ओर डायरेक्शन में क्या करता है, लाइट को एमिट करता है। पर क्या चारों ओर डायरेक्शन में लाइट को एमिट करने से ही वो सोर्स ऑफ लाइट बन जाता है? द सोर्स कैन बी पॉइंट वन और एन एक्सटेंडेड वन। कैन बी पॉइंट वन और एन एक्सटेंडेड वन। ठीक है, कोई एक डायरेक्शन में भी अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट को एमिट कर रहा होता है तो भी वो सोर्स ऑफ लाइट हो सकता है। जैसे कि हमारे घर में जो बल्ब होता है वो भी एक सोर्स ऑफ लाइट होता है। बट यहाँ पर जो लाइन कह रही है कि द सोर्स कैन बी पॉइंट वन, कि जो सोर्स है लाइट का वो कोई पॉइंट भी हो सकता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट जो लाइट एमिट कर रहा हो, या फिर एक्सटेंडेड वन, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट जो लाइट को एमिट कर रहा हो। एक्सटेंडेड वन का एग्जांपल सन ही है। द सोर्स ऑफ लाइट वेव आर ऑफ टू टाइप। ओके, लाइट वेव के सोर्स दो टाइप के होते हैं और ये आपको पता होगा अच्छे से। एक होता है लुमिनस सोर्स और एक होता है नॉन लुमिनस सोर्स। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? ल्यूमिनस सोर्स वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो अपने आप ही लाइट प्रोड्यूस करते हैं। एनी ऑब्जेक्ट विच बाय इटसेल्फ एमिट लाइट इज कॉल्ड लुमिनस सोर्स। अपने आप जो लाइट एमिट करते हैं उसको लुमिनस सोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सन। ठीक है, स्टार, हम जानते हैं सन भी एक स्टार ही है। सो सन, स्टार एक लुमिनस ऑब्जेक्ट हुआ। जो हमारे घर में जो बल्ब लगे होते हैं, लैंप्स होते हैं, कैंडल एंड लालटेन्स जो होते हैं, ये सब मैन मेड आर्टिफिशियल लुमिनस सोर्स हैं। बट ये भी लुमिनस सोर्स हैं बिकॉज ये क्या कर रहे हैं, लाइट को एमिट कर रहे हैं अपने आप ही। ओके, सो ये हुआ लुमिनस सोर्स के बारे में। आगे चलते हैं नॉन लुमिनस सोर्स के बारे में। वो ऑब्जेक्ट जो खुद से लाइट प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते हैं, ओके, उनको कहते हैं नॉन लुमिनस सोर्स। दोज ऑब्जेक्ट which do not emit light but become visible only when light from luminous object fall on them. luminous object खुद की लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं। नॉन luminous ऑब्जेक्ट तभी विजिबल हो पाते हैं जब luminous ऑब्जेक्ट से उन पे लाइट फॉल कर रही होती है, जिसको नॉन luminous कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल दिया जाता है luminous एंड नॉन luminous सोर्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए। वो होता है ये कि सन लुमिनस ऑब्जेक्ट है एंड नॉन लुमिनस क्या है? मून। ओके, मून के पास खुद की कोई लाइट नहीं होती है। सन से पड़ने वाली लाइट को वो रिफ्लेक्ट करता है खाली। तो मून की खुद की लाइट नहीं हुई बट वो हमें रात को दिखाई देता है। तो मून इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट एंड लुमिनस ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल है सन। अब हम आगे चलते हैं। ओके, यहाँ पर मैंने नॉन लुमिनस के एग्जाम्पल दे रखे हैं जैसे कि मून, प्लैनेट्स, जो हमारा जो वुड है, टेबल है, या फिर मैं खुद। ओके, मैं आपको कैसे दिखाई दे रही हूँ? जब बल्ब से रोशनी मेरे ऊपर पड़ रही है
एंड मेरे से रोशनी रिफ्लेक्ट होके आपके पास पहुंच रही है, इसी वजह से मैं दिखाई दे रही हूँ, तो मैं एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हूँ। वही ये जो बल्ब है, बल्ब एक लुमिनस ऑब्जेक्ट है। ओके, आई होप इस एग्जाम्पल से आपको डिफरेंस पता चल गया होगा लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट के बीच में। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मीडियम ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हमें समझना है कि साइंटिफिक लैंग्वेज में मीडियम का मतलब क्या होता है। तो मीडियम की डेफिनेशन है सब्सटेंस थ्रू विच लाइट प्रोपगेट्स और टेंड टू प्रोपगेट। प्रोपगेट का मतलब चलना, ओके, उसको मीडियम ऑफ लाइट कहा जाता है। वो सब्सटेंस जिसके थ्रू लाइट पास आउट हो सकती है उसको मीडियम कहा जाता है। अभी तक हमने साउंड चैप्टर में पढ़ा है कि मीडियम कौन कौन से होते हैं। मीडियम होते हैं हमारे पास सॉलिड, लिक्विड, गैस, और इस चैप्टर में हमने एक और मीडियम के बारे में पता चला, वैक्यूम। ओके, ये सब मीडियम हुए। अब मीडियम भी दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिए गए हैं। एक होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट वर्ड से ही आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें आप ऑब्जेक्ट को आर पार देख सकते हैं, वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं। आर पार आप कैसे देख पा रहे हो, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट अलाउ कर रहा है लाइट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में पास होने के लिए। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन है बॉडीज दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, दैट इज ट्रांसमिटेड लाइट थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट बॉडीज। जैसे कि जो पिन्नियां होती हैं, ओके, जो उससे क्या होता है कि आप क्लियरली तो नहीं देख सकते, बट आप देख सकते हो सामने की साइड की कुछ रखा हुआ है। तो पन्नी एक टाइप की ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हो गई। सिमिलरली आइस क्यूब, आइस क्यूब से भी आप सामने क्या रखा हुआ है उसको क्लियरली नहीं देख सकते, बट आप देख सकते हो, कंप्लीटली ओपेक नहीं है, ट्रांसपेरेंट है। सिमिलरली ग्लास, पानी, ठीक है। इवन एयर भी एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हुआ, क्योंकि कि एयर भी एक टाइप की मीडियम है, बट हम क्या कर सकते हैं, एयर में एक दूसरे को आराम से देख सकते हैं। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल वही ग्लास, वाटर, एयर एक्सेट्रा, जो लाइट को पास होने में हेल्प करता है, ठीक है, उससे लाइट पास हो सकती है, कंप्लीटली ब्लॉक नहीं करती है, वो ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहलाता है। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट है ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट ये है कि हम क्लियरली नहीं देख सकते कि सामने क्या है, ठीक है, बट हम देख सकते कि लाइट की रोशनी हमें दिखाई दे रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप बल्ब के आगे एक पेपर रख दो, तो आपको क्या पता चलेगा कि बल्ब है वहां पर? नहीं, आपको नहीं पता रहेगा कि बल्ब है वहां पर आपको दिख रहा होगा कि कहीं से तो लाइट आ रही है, बिकॉज पेपर ग्लो कर रहा होगा। तो जो चीज पार्शली लाइट को ट्रांसमिट करती है उसी को ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। बॉडीज दैट कैन ट्रांसमिट ओनली अ पार्ट ऑफ लाइट थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। ओके, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉस्टेड और ग्राउंड ग्रास, ठीक है, ग्रीस पेपर, पैराफिन वैक्स, ओके, इन सब चीजों से क्या होता है, आपको कंप्लीटली पता नहीं चलता कि लाइट के सामने क्या रखा हुआ है, बट आपको लाइट सोर्स दिख रहा होता है कि लाइट आ रही है कहीं से। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को ट्रांसल्यूसेंट कहा जाएगा। एंड लास्ट है ओपेक। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या है, जो बिल्कुल अलाउ नहीं करती है लाइट को पास होने में, उनको कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। जैसे कि आपका हैंड, ओके, आप किसी भी लाइट सोर्स के सामने रख दो तो आपका हैंड बिल्कुल ब्लॉक कर देगा लाइट को पास होने में। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को कहा जाता है ओपेक ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल चेयर डस्ट, ओके, क्लोथ्स आप कह सकते हो। तो यानी ये सब ओपेक ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल होते हैं। आगे चलते हैं हम। ओके, तो इस टॉपिक का नाम है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। इस टॉपिक में आपको सबसे पहले तो जानना है कि रेक्टिलिनियर क्या होता है। ओके, रेक्टिलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन।
तो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट का मतलब ये हुआ कि लाइट हमेशा एक सीधी रेखा में चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है। तो लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, यहाँ स्ट्रेट लिखा हुआ है एक्चुअली, लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट कोई भी जिगजैग पाथ कुछ नहीं लेती है, लाइट बिल्कुल सीधी चलती है। एंड इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि आप कोई ऑब्जेक्ट को अपने फिंगर से पास होते हुए देख रहे हो, एंड अगर आप अपने हाथ को थोड़ा साइड कर दो तो क्या आपको वो ऑब्जेक्ट बिल्कुल सीधा दिखेगा? मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लो यहाँ पर एक कैंडल रखी हुई है। ओके, ये कैंडल है। आपने एक छोटा सा होल किया किसी भी ऑब्जेक्ट में, एंड आप देख पा रहे हो, आप यहाँ से देख पा रहे हो कि क्या आपको कैंडल दिख रहा है? यस, आपको कैंडल दिख रहा है। बट अगर आप इस होल को थोड़ा शिफ्ट कर दो, ओके, इसकी स्ट्रेट में मत रखो, तो क्या आपको कैंडल दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि लाइट बेंड होकर इस वाले होल से पास होकर आपकी आईज में नहीं जा रही है। लाइट बिल्कुल सीधा ट्रेवल करती है। ये बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल है प्रूफ करने का कि लाइट स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। ये आप अपने घर पे भी ट्राई कर सकते हो। तो हमेशा याद रखना, लाइट कोई दूसरा पाथ नहीं लेती है, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चल रही होती है, और इसकी स्पीड होती है वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, इसी को कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो यहाँ पर आपने एक नया वर्ड सीख लिया, रेक्टिलिनियर। ये फिजिक्स में, साइंस में बहुत ज्यादा जगह यूज होगा। हमें बस पता होना चाहिए जहां पे हमने रेक्टिलिनियर वर्ड सुना उसका मतलब ये कि हम स्ट्रेट लाइन में बात कर रहे हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको कहते हैं इंटरफेस ऑफ टू मीडियम। इंटरफेस ऑफ टू मीडियम। When light travel in one medium fall on the surface of second medium, following 3 effect may occur. Okay, ये कहना ये चाह रहा है कि यहाँ पर मान लो एयर है, यहाँ पर मान लो वाटर है। तो एयर एक दूसरा मीडियम हो गया, वाटर एक दूसरा मीडियम हो गया, वाटर या ग्लास। ओके, ये दूसरे मीडियम हो गए। तो जब लाइट क्या हो, एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे टकरा रही हो, उसकी सरफेस से फॉल हो रही हो, तो 3 इफेक्ट हो सकते हैं। एंड ये जो सरफेस है, ये सरफेस जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, सरफेस जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, इसी सरफेस को इंटरफेस कहा जाता है। तो अब हमने एक नया वर्ड और सीख लिया है, इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब क्या? वो सरफेस जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा हो। जैसे कि ये सरफेस यहाँ पर एयर और वाटर को सेपरेट कर रहा है, तो इस सरफेस को इंटरफेस कहेंगे। तो जब लाइट एक मीडियम से किसी सेकंड मीडियम की सरफेस पे टकराती है तो 3 इफेक्ट हो सकते हैं। पहला इफेक्ट क्या है कि अगर मान लो ये इंटरफेस ग्लास हो तो क्या होगा? लाइट टकरा के वापस आ जाएगी। इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इंसिडेंट लाइट का इंटरफेस से टकराना और वापस अपने ही मीडियम में चले जाना, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। दूसरी चीज क्या हो सकता है कि वो लाइट सेकंड मीडियम में ही चली जाए। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारा एयर है, यहाँ पर हमारा वाटर है। लाइट रे आई, एयर से टकराई एंड पानी में चली गई, तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये सेकंड फिनोमिना हो सकता है। थर्ड फिनोमिना क्या होगा? द रिमेनिंग थर्ड पार्ट ऑफ लाइट एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड बाय सेकंड मीडियम। दिस इज कॉल्ड एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट। अब ये जो सरफेस है, ओके, मान लो ये सरफेस किसकी है? ये हमने एक लेयर बना दी, मान लो काजल की बना दी हमने लेयर। ओके, तो
काजल या कोई ब्लैक कपड़ा हमने यहाँ पर रख दिया तो लाइट आई, यहाँ पर हमने ब्लैक क्लोथ रख दिया है तो लाइट आई, लाइट ना तो टकराएगी, ना तो टकरा रही है, ना रिफ्रैक्ट हो रही है। लाइट क्या हो रही है, ये मीडियम ही क्या कर रहा है, लाइट की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो तीसरी चीज जो यहाँ पर हो सकती है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। ओके, तो इंटरफेस पे 3 फिनोमिना पॉसिबल है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन। कौन कौन से हैं, फिर से हम रिपीट करते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं और सबसे पहले समझते हैं पहले फिनोमिना को जिसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे होते हैं, जब हमारे पास मान लो ग्लास है, यहाँ पर ग्लास, लाइट रे आती है, सरफेस से टकराती है एंड वापस सेम मीडियम में चली जाती है। तो लाइट रे ने मीडियम चेंज नहीं किया, एयर में लाइट रे थी, सरफेस से टकराई एंड वापस चली गई। तो इसी को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, लाइट का बाउंस बैक हो जाना। रिफ्लेक्शन को अगर शॉर्ट फॉर्म में बोला जाए तो इसको बाउंस बैक भी कह सकते हैं। When a beam of light fall any surface and a part of it sent back into same medium, ठीक है, सेम मीडियम में ही वापस भेज दिया गया लाइट को, तो इस फिनोमिना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ओके, ये बेसिक डेफिनेशन है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। द रे ऑफ लाइट विच फॉल ऑन द मिरर सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। अब हम यहाँ पर टर्मिनोलॉजीज के बारे में समझेंगे, तो मैं डायग्राम बना देती हूँ। ये हमारे पास कोई भी मिरर है, ये लाइट रे यहाँ पर गिर रही होती है, तो ये लाइट रे आ रही है, तो इस लाइट रे को बोलेंगे इंसिडेंट रे। ये जो लाइन है जो सरफेस के साथ, ओके, मिरर के साथ 90 डिग्री पे है, ये इमेजिनरी लाइन है जो हम अपने दिमाग में हमेशा बनाया करेंगे, इसको कहेंगे हम लोग नॉर्मल। क्या बोलेंगे, नॉर्मल, जो सरफेस के साथ हमेशा 90 डिग्री पे होगा, इसको नॉर्मल बोलेंगे। एंड ये लाइट रे जो हमारी गिर रही है सरफेस पे, उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। नॉर्मल लाइन एंड इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होगा उसको बोलेंगे इंसिडेंट एंगल। क्या बोलेंगे, इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल। अब फिनोमिना क्या होता है, इंसिडेंट रे आती है, सरफेस से टकराती है और वापस चली जाती है। तो ये जो रे जो वापस चली गई इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, एंड नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो इस डायग्राम से आपने सारी टर्मिनोलॉजी को समझ लिया होगा। सबसे पहले तो जो रे सरफेस के पास आ रही होती है उसको इंसिडेंट रे कहते हैं। हम अपने दिमाग से एक इमेजिनरी लाइन बनाते हैं जो सरफेस के साथ 90 डिग्री पे है, उसको हम नॉर्मल बोलेंगे। फिर जो रे टकरा के वापस जा रही है उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। नॉर्मल एंड इंसिडेंट एंगल के इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनेगा उसको इंसिडेंट एंगल बोलेंगे। एंड नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। हमेशा याद रखना, इंसिडेंट एंगल एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नॉर्मल के साथ बनता है, मिरर के साथ या सरफेस के साथ नहीं बनता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत मिस्टेक करते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना।
कि एंगल हमेशा किसके साथ बनता है, नॉर्मल के साथ बनता है। ओके, तो आई होप आपको सारी टर्मिनोलॉजीज यहाँ पर क्लियर होगी। तो इस वाले स्लाइड में मैंने बताया है इंसिडेंट रे के बारे में और इंसिडेंट एंगल के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने रिफ्लेक्टेड रे के बारे में बताया है। ओके, एंड रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में यहाँ पर कहा गया कि नॉर्मल के साथ ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनता है, रिफ्लेक्टेड रे विथ नॉर्मल। ओके, एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल इज अ लाइन एट राइट एंगल टू द मिरर सरफेस। यहाँ पर मैंने नॉर्मल के बारे में बताया है कि नॉर्मल लाइन क्या है, हमेशा राइट एंगल्ड या 90 डिग्री होती है मिरर सरफेस के साथ। ओके, तो अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो हमने फिनोमेना पढ़ा था कि लाइट रे आती है, टकराती है, वापस चली जाती है एंड नॉर्मल के साथ दो एंगल बनाती है आई एंड आर, और ये हमारा सरफेस है। इस दोनों एंगल से दो लॉज निकल के आते हैं, इस पूरे सेटअप से दो लॉ निकल के आते हैं। पहला लॉ तो ये है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे और लाइज ऑन द सेम प्लेन पे ही लाई करते हैं। ठीक है, सेम प्लेन से क्या मतलब है, अगर यहां पर मैंने एक रेक्टेंगल रख दिया तो ये सारा का सारा जो डायग्राम है उस रेक्टेंगल पे बन जाएगा। सेम प्लेन का मतलब ये है, ये लॉ को अच्छे से समझना है। इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन दी सेम प्लेन, ये पहला लॉ है। दूसरा लॉ कहता है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंट हमेशा इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ओके, तो लॉस क्या क्या थे हमारे पास। पहला लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे, तीनों के तीनों जो रेज होती है वो सेम प्लेन पे लाई करती है। एंड सेम प्लेन का मतलब क्या, कि एक ही सरफेस पे वो हमेशा लाई करती है। अगर तीनों के तीनों को अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो किसी एक रेक्टेंगल, स्क्वायर किसी पे भी ड्रॉ हो जाएगा। दूसरा ये इसका मतलब ये नहीं है कि कोई रे ऐसे बाहर निकल रही होगी, इस रेक्टेंगल से कोई भी रे बाहर नहीं जा सकती, इसका सिंपली मतलब ये है। सेकंड लॉ ये कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ये सेकंड लॉ है, ये दोनों एंगल हमेशा बराबर रहेंगे। एंड ये सेकंड लॉ बहुत क्वेश्चंस में हमारी हेल्प करने वाला है, और यही दो से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बनता है। तो आज की क्लास में हमने सोर्स ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा, मीडियम ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा, एंड फिर हमने जाना रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, फिर हमने इंटरफेस के बारे में बात करी, एंड हमने इंटरफेस में पहली पार्ट के बारे में आज पढ़ा है जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एंड यहाँ पर हम एंड करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लाइट चैप्टर को और आगे कंटिन्यू करेंगे और डिटेल में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में आज की क्लास में जो हमने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो पढ़ी है वो यही पढ़ी है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसको हम अच्छे से याद रखेंगे कि रिफ्लेक्शन के दो लॉज होते हैं। पहला लॉ यही है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे सब के सब एक ही प्लेन में लाई करते हैं, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, एंड अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।